स्कूल के सिलेबस जी पाठ्यक्रम मैं आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ। हमारे साथ हमारे छोटे भाई पूर्व मंत्री रंजीत सिन्हा जी भी हैं और विधायक अरुण सिन्हा, विधायिका रश्मि वर्मा और पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन जी भी हमारे साथ हैं। वो किसी कारण से भी यहाँ नहीं है, किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी हो गई है, कोई दौरे पे है, लेकिन सबसे बात करके हम ये कह रहे हैं। बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इनकी 150वीं वर्षगांठ 10 नवंबर से शुरू हो गई और कोई भी ऐसे बड़े राष्ट्रीय नेता का, राष्ट्र निर्माता का शताब्दी समारोह या 150वीं वर्षगांठ बड़े योजनाबद्ध ढंग से और पूरी धूमधाम से राज्य सरकार और भारत सरकार मनाती है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में इसके लिए एक अलग सेल है, यहाँ पर भी होगा ही। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जबकि 10 नवंबर को एक छोटा सा सरकार का संदेश भी कहीं नहीं प्रकाशित हुआ कि आज बिहार निर्माता की 150वीं वर्षगांठ है। तो इससे बहुत मन आहत हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे मेधावी पुरुष थे जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में लंदन जाकर बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। वो ग्रेजुएट होके नहीं गए थे, उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था आरा से और इंटरमीडिएट किया था कलकत्ता से। लेकिन उसी समय उनको लगा कि मैं बैरिस्टर हो सकता हूँ, तो पानी के जहाज से वो चले गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार ही बैरिस्टर की परीक्षा पास करके 20 वर्ष में 1871 का जन्म था, 1891 में वो बैरिस्टर बन गए और पानी के जहाज से लौट रहे थे कलकत्ता। तो हंसी मजाक होता ही रहता है। तो जहाज में कोई काम तो है नहीं, खाना है, सोना है, गप करना है। तो किसी महाशय ने उनको कहा कि बिहार कहाँ है, दिखाओ। तो उन्होंने आरा अपना शहर जो था, उस समय एक ही जिला होता था शाहाबाद का, आरा उसका हेडक्वार्टर होता था। उन्होंने दिखाया कि देखो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसी के पास में मेरा गांव है। कहा इसमें बिहार कहाँ है, बिहार का दिखाओ नक्शा। तो सच्चिदा सिन्हा ने कहा कि तुम अपना पता दे दो, हम बिहार को जब नक्शे पे ला देंगे तो हम वो नक्शा तुमको भेज देंगे उस पते पे। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो उतरे वापस। कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया, पटना हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट में वो घूमते रहते थे। भरपूर पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे का उपयोग उन्होंने सामाजिक कार्यों में किया, बिहार आंदोलन के लिए किया
और 20 वर्ष संघर्ष करने के बाद 1911 में बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, उसके चेयरमैन वो बने। और 1912 में 22 मार्च को डिमार्केशन हो गया और बिहार अलग हो गया, बिहार की असेंबली अलग हो गई, असेंबली कंस्टिट्यूंसीज अलग हो गई। बाद में उसमें 2-3 साल में इलेक्शन भी हो गया। ऐसे व्यक्ति, जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी डिवाइड हुआ, बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो पटना यूनिवर्सिटी जब बना तो 1936 से 1945 तक 9 वर्षों तक पटना विश्वविद्यालय को उन्होंने संभाला और पटना विश्वविद्यालय को इस देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में लाए। ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने पहले बिहार, उसके बाद सर्चलाइट, ये सारे अखबार शुरू किए। अभी भी हिंदुस्तान टाइम्स की जो बिल्डिंग है उनका बनवाया हुआ है यहाँ पटना में। वो सर्चलाइट पहले उन्होंने स्थापित की, फिर मुरली बाबू को दे दिया, फिर मुरली बाबू ने बिरला का को थोड़ा इन्वेस्टमेंट लिया, फिर वो बिरला जी की हो गई। वो सब कहानी अलग है। असेंबली और काउंसिल को बनाने के लिए जगह नहीं थी, पटना में एयरपोर्ट बनाने की जगह नहीं थी। इस सब के लिए सरिता बाबू ने जो उनके फार्म थे, कृषि फार्म, एग्रीकल्चर फार्म, वो सारे दे दिए, जिस पर कि आज असेंबली है, काउंसिल है, पटना एयरपोर्ट है, अभी इकोलॉजिकल पार्क जो बना है वो स्थित है, गोल्फ कोर्स भी उन्हीं की जमीन। आज उनका व्यक्तिगत जो आवास है था वो उन्होंने दान कर दिया, जिसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का भव्य बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उनका आवास था। और सिन्हा लाइब्रेरी उनका चैम्बर था, जहाँ वो वकालत की कंसल्टेंसी करते थे। और वो इतने कुशाग्र बुद्धि के वकील थे कि कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद के टॉप मोस्ट केसेस उनके पास आते थे। और वो अपने रिजर्व्ड एक बॉगी होती थी, पहले चलती थी, अब फिर होने वाला है सुना है, इसमें पूरी बॉगी एक व्यक्ति के लिए चलती है। उसमें बेडरूम भी होता है और ड्राइंग रूम भी होता है, ऑफिस भी होता है। तो वो उन्होंने रखा हुआ था। एक सप्ताह वो कलकत्ता रहते थे, एक सप्ताह पटना रहते थे, एक सप्ताह इलाहाबाद रहते थे, एक सप्ताह दिल्ली या बम्बई हाई कोर्ट जाते थे, या लंदन जाके वो बहस कर। प्रिवी काउंसिल के भी मेंबर थे वो। आप समझ लीजिए कितना उच्च पदवी था। पटना के इसी सिन्हा लाइब्रेरी वाले चैम्बर में महात्मा गांधी भी आए हैं उनसे कंसल्टिंग करने के लिए। तो खैर, ये मेरा कहना ये है कि ऐसे महापुरुष को, जिनके साथ बिहार की आस्था और अस्मिता जुड़ी हुई है, मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा भारत सरकार से और बिहार सरकार से कि इनको तत्काल मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए और पटना यूनिवर्सिटी का नाम या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नाम, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर सरितानंद सिन्हा विश्वविद्यालय रखा जाए। और विधानमंडल परिसर में, आरा में और इनके पैतृक गांव में आदमकद प्रतिमा या एक स्मारक सरकार बनाई। इन्होंने सारा कुछ सरकार को वापस दे दिया, जो भी कमाया दे दिया। तो सरकार का भी कुछ कर्तव्य होता है कि कुछ ऐसे महापुरुष के लिए करे। तो मेरी यही विनती है कि डॉक्टर सरितानंद सिन्हा का जो ये 150वीं
वर्षगांठ का जो 1 वर्ष तक कार्यक्रम चलेगा, हमारी जो समिति मैंने बनाई है, इन लोगों का नाम दिया है, ऐसे और लोगों को जोड़ेंगे। हर एक जिले में हम कार्यक्रम करेंगे, इनके गांव पर भी जाएंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आप लोगों को ले चलेंगे। हम दिखाएंगे कि क्या एक व्यक्ति अपने एक ज़िंदगी में कर सकता है। इन्होंने जो करके दिखाया है, इनके तो इतने किस्से कहानी हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन एक बात ये बता देता हूं कि यहाँ पर भी, पटना में भी, इलाहाबाद में भी और कलकत्ता में भी इनके जो मकान थे, उसमें इससे भी लंबे लंबे डाइनिंग टेबल होते थे। इसका दुगना समझ लीजिए, 25-30 लोग बैठ के भोजन कर सकते हैं। तो सरिता बाबू अगर अगले सप्ताह कलकत्ता जाने वाले हैं तो चर्चा पहले शुरू हो जाती थी कि कौन कौन इस बार डिनर पे बुलाया जाए, क्योंकि प्रतिदिन किसी न किसी को बुलाया जाएगा। अगर 7 दिन रहेंगे तो 7 डिनर होंगे उनके यहाँ। और ये सरिता बाबू का रुतबा था कि कोई नया वकील अगर बुला दिया गया उस डिनर में तो ठीक सामने बैठाया जाता था, सबसे जूनियर को सामने बैठाते थे। तो 1-8 महीने तक तो किसी से हाथ नहीं मिलाता था, कहता था नहीं, ये तो हमने हाथ मिलाया है सरिता बाबू से, किसी से हाथ नहीं मिलाता, न धोता था। ये रुतबा था। ऐसे आदमी को हम लोग भूल रहे हैं इस बिहार में, पटना में। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और बहुत ही शर्मनाक बात है। जो व्यक्ति इतना करे उसके लिए हम छोटा छोटा कुछ काम तो कर ही सकते हैं, एक सम्मान तो दे ही सकते हैं। अब तो है नहीं। उन्होंने ही एज प्रोटेम स्पीकर राजेंद्र बाबू को कहा कि अंबेडकर को तुम ड्राफ्टिंग कमेटी में रखना, ये लड़का बहुत अच्छा है, मेरे साथ इसने काम किया है। और आज अंबेडकर का नाम सब जगह होता है कि वो संविधान निभाता है। खैर वो अलग विषय है। बहुत बड़ी कमेटी थी, बहुत 26 कमेटियाँ थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के कन्वीनर अंबेडकर साहब थे। लेकिन ये सरिता बाबू के ही परख वाली आँख इतनी थी कि कहा कि इस लड़के को रखो उसमें, और राजेंद्र बाबू ने रखा। उन्हीं के कहने पर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ऐसे व्यक्ति को, जो बिहार की धरोहर है, हम बिहार की धरती पे भुला दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सर, आप लोग ऐसा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 वर्ष जो हमारा था, उसमें कम से कम 12 बार तो हम बताए ही होंगे लोगों को, मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को भी, और सबों ने सहमति जाई, किसी ने भी असहमति नहीं जताई। कहा बिल्कुल होना चाहिए, नहीं हुआ। इसका कारण क्या है आपको बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मरणोपरांत किसी को 12 रत्न देने के लिए ये राज्य सरकार से प्रस्ताव जाना चाहिए। तो सर, स्कूल के सिलेबस में भी इनका पाठ्यक्रम, मैं आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। स्कूल के सिलेबस में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल पढ़ाए जाते हैं, इन सब के ऊपर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पढ़ाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति, देखिए, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, ये नहीं है कि कोई उसको बहुत वो
करोड़पति अरबपति पैदा हुआ, एक सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति, उसने अपने बलबूते पे इतना कुछ अर्जित किया और सारा कुछ वापस समाज को दे दिया। ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको? मतलब सर राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है नजर आता है। ऐसा है। मैं मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 वर्ष जो हमारा था, उसमें कम से कम 12 बार तो हम बताए ही होंगे लोगों को, मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को भी, और सबों ने सहमति जाई, किसी ने भी असहमति नहीं जताई, कहा बिल्कुल होना चाहिए, नहीं हुआ। तो स्कूल के इसका कारण क्या है आपको बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मरणोपरांत किसी को भारत रत्न देने के लिए ये राज्य सरकार से प्रस्ताव जाना चाहिए। तो सर स्कूल के सिलेबस में भी इनका पाठ्यक्रम मैं आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। स्कूल के सिलेबस में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल पढ़ाए जाते हैं, इन सब के ऊपर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पढ़ाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति, देखिए, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, ये नहीं है कि कोई उसको बहुत वो करोड़पति अरबपति पैदा हुआ, एक सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति, उसने अपने बलबूते पे इतना कुछ अर्जित किया और सारा कुछ वापस समाज को दे दिया। ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा?